गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। पाठ पढ़ने से पहले जानते हैं लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी इटारसी के पास मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1995 में। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते हुए मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादिता को जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं पाठ 3, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्र थे जिन्होंने शाम जाने के लिए शाम की 4 बजे की बस से जाना ही तय किया और पन्ना से इसी कंपनी मतलब कि पन्ना बस कंपनी से सतना के लिए बस चलती है, जो घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती, यानी जबलपुर हमें पहुंचा देती और वहाँ से हम ट्रेन लेकर सुबह तक घर पहुंच जाते। हम में से 2 ऐसे थे जिन्हें जल्दी सुबह हाजिर होना था, यानी कि दफ्तर जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। जो उनके जानकार थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि जो समझदार हैं वो लोग इस बस से यात्रा करना समझदारी का काम नहीं मानते। तो हमने पूछा कि क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, यह बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें लगा कि यह तो बहुत ही बूढ़ी वृद्धा जैसी है, कि बहुत बूढ़ी औरत जैसे हो, और उनके उस बस के प्रति उन्हें उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वयोवृद्ध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक वृद्ध। तो बस को देखकर ऐसा लगा कि यह बहुत ही पुरानी बस है और जिसके पास सदियों का अनुभव और उसके निशान हैं। टूटी फूटी सी बस को देखकर ऐसा लगा कि यह बहुत सालों बरसों पुरानी बस है, यानी सदियों पुरानी। सदियां कहते हैं 100 वर्ष के समय को, तो 100 जाने कितने 100 वर्ष पुरानी ये बस है। लोग इसीलिए से सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। जैसे घर पे अगर कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम उन्हें कोई भी काम नहीं करने देते, हमें लगता है कि उन्हें कष्ट होगा, उन्हें परेशानी होगी। वैसे ही उन्हें लेखक को लगा कि लोग इसीलिए शायद इसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते कि उन्हें वृद्धावस्था में इस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। उन्हें लगा कि यह इतनी पुरानी है कि इसकी पूजा की जाए। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसी तरह ये भी बहुत पुरानी बुजुर्ग है और इसकी पूजा करने योग्य है ये बस। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जब हम बस की तरफ गए तो उसकी हालत देखकर हमें लगा कि यह तो पूजा करने योग्य है, इसमें कैसे बैठ सकते हैं। तो उस जो बस कंपनी थी उसका एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहा था, जो हिस्सेदार कहते हैं पार्टनर को, जो भी इस बस से जा रहा था। तो हमने उससे पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? तो वह बोले कि हाँ जी चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। तो हमने कहा कि हमें वही तो देखना है कि ये बस कैसे चलती है, अपने आप चलती है या फिर इसे धक्का मारकर चलाना पड़ता है। गज़ब हो गया जब उन्होंने देखा कि यह बस अपने आप चलती है, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत गज़ब की बात है। अब हम उसमें बैठना, लेखक नहीं बैठने या ना बैठे ये सोचने लगे। आगा पीछा करना मतलब करें या ना करें काम, ऐसा विचार करना आगा पीछा करना कहलाता है, टालम टोल करना कहलाता है। तो लेखक और उनके मित्रों ने सोचा कि इसमें बैठा जाए या नहीं। तो उनके डॉक्टर मित्र जो उनके साथ में थे उन्होंने कहा कि डरो नहीं, चलते हैं, डर बस अनुभवी है और नई नवेली बसें से ज़्यादा विश्वसनीय है, इसको इतना अनुभव है, इतने सालों से ये चल रही है, तो ये नई नवेली जो बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है और ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम लोग बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे, यानी लेखक को और उनके मित्रों को जो छोड़ने आए थे, उनके शुभचिंतक, वो उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो उन्हें अंतिम विदाई देने आए हों और उन्हें उनसे फिर कभी मिलना नहीं हो पाएगा इस जीवन में, इस तरह से वो उन्हें देख रहे थे। और उन लोगों की यानी उनके शुभचिंतकों की आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी कि जीवन और मृत्यु तो लगा ही रहता है। जिनका जन्म हुआ है वो जाएगा ही, यानी उसकी मृत्यु भी होगी, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो। राजा और रंक कहते हैं फ़कीर या भिखारी को, और यहाँ पर 2 बार ये शब्द आया है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब होता है एक साधन। तो कूच करना मतलब कि रवाना होना या चले जाना। तो यहाँ कूच का मतलब है मृत्यु और निमित्त यानी कि बहाना। तो आदमी की मृत्यु के लिए या मृत्यु को प्राप्त होने के लिए केवल बहाने की ज़रूरत होती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जब बस शुरू हुई तो इतनी तेज़ आवाज़ होने लगी इंजन की और इतनी ज़्यादा घरघराहट या कंपन होने लगा पूरी बस में, ऐसे लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो और लेखक और उनके मित्र जैसे उस इंजन के भीतर बैठे हो। और उस बस में वैसे भी वो टूटी फूटी सी थी, तो उसमें जो कांच थे खिड़कियों के वो भी बहुत कम बचे थे, लेकिन वो बस इंजन के हिलने से इस तरह से हिल रहे थे कि उनके टूटने का डर लग रहा था। तो लेखक वहाँ खिड़की के पास से फ़ौरन दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उन्हें लग रहा था कि जस्ट उस इंजन के नीचे ऊपर ही बैठे हैं और उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद में जब बस चलने लगी तो हमें ऐसा लगा कि जैसे इस बस ने, जब आज़ादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उससे पहले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय में भी ये बस अवश्य रही होगी और तब ये अच्छी अवस्था में रही होगी, यानी जवान रही होगी।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी सविनय अवज्ञा की और असहयोग आंदोलन की, इसीलिए जो बस के हिस्से थे यानी कि जो सीट है, खिड़कियां हैं, उसकी बॉडी है, वो पूरी ही आपस में असहयोग कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। ऐसा इसलिए कहते हैं लेखक क्योंकि वो कहते हैं आगे कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी तो लगता कि सीट पीछे हट रही है और कभी लगता कि हम आगे बढ़ गए, सीट पीछे ही रह गई है और पीछे की तरफ भागी जा रही है। तो लेकिन ऐसा भी जब 8-10 मील चल लिए तो उसके बाद तो सारे ही भेदभाव मिट गए और ये समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।